हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम ऑड वन आउट पिक करते हैं जो कि नंबर सीरीज़ पे बेस्ड होंगे। तो उसमें मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको याद करनी है। जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको कही थी नंबर सीरीज़ में, जो हमेशा के लिए आपको याद रखनी है, उसका मैं एक छोटा सा आपको रिकैप्चुलेशन यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद वो नहीं देखा होगा, वहाँ पे यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या लिस्ट था। जब भी आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस देखोगे, ऑड वन आउट पिक करना होगा, तो पहला आप वहाँ पे जो पहला तीर चलाओगे वो होगा आपका प्राइम और कंपोजिट बेस्ड। तो आप पहले ये चेक करोगे कि कहीं यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो नहीं है और कोई एक कंपोजिट है, या कोई प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स है और कोई एक प्राइम है। तो प्राइम एंड कंपोजिट आप चेक करोगे। तो अगर ये वाला आपका निशाना सही नहीं लगा, मतलब ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया है, उसके बाद दूसरा मैंने कहा था आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स देखोगे। तो आपके जो नंबर्स होंगे आप देखोगे कहीं ये किसी नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब्स तो नहीं है। उसके बाद अगर ये वाला भी सही नहीं लगेगा तो तीसरा आप चलोगे फिर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स। और अगर ये भी सही नहीं लगा, हालांकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको फोर्थ के लिए भी बोला है आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स फिर चेक करोगे। तो ये था रिकैप्चुलेशन पिछले वाले लेक्चर का, बस उसमें यही प्रिंसिपल हमने हर एक जगह पे यूज़ किया। तो फिर मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे ऑड वन आउट बेस्ड आते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स पे या आपके वर्ड्स पे, या अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स पे हम कहते हैं उनको। तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए मैं भी आपको वही मेथड बताऊंगा जो वहाँ पे बताया, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, वो आप याद रखोगे। देखो इसमें आपका फोकस कहाँ कहाँ पे रहना चाहिए। पहले आपको है फेस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड सीरीज़। फॉरवर्ड सीरीज़ क्या है आपको पता है, ए से लेके जेड तक। जब हम ए से लेके जेड तक जाएंगे, स्टार्ट ए से करेंगे और जेड की तरफ जाएंगे, कहीं पे भी रुक जाएंगे बीच में, तो वो फॉरवर्ड हम जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर उल्टा होगा, हम जेड से ही स्टार्ट करेंगे और वापस आएंगे ए की तरफ, तो ये हुई बैकवर्ड सीरीज़। तो इसमें आपको फॉरवर्ड सीरीज़ का फेस वैल्यू याद रखना है और उसके बाद आपको बैकवर्ड सीरीज़ का भी फेस वैल्यू याद रखना है। वो आप कैसे याद रखोगे, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ यहाँ पे। एक वर्ड है जो आप याद रखोगे, वर्ड याद रखना है आपको इजॉटी। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये बस ऐसे एक वर्ड बना हुआ है जिसका ये है इजॉटी, ठीक है। आपको याद रखना है हमेशा के लिए इजॉटी। ये जो इजॉटी का वर्ड है ये आपके बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में आगे काम आएगा। आपको अंदाज़ा नहीं होगा अभी कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके रीजनिंग पोर्शन के लिए। हर एक एग्जाम में आपको ये काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं बताता हूँ। इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मीनिंग आपको चाहिए तो मीनिंग इसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू आपके लिए क्या है। देखो ई जब हम कैलकुलेट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये कितने नंबर पे आता है, ई ABCDE, तो इसकी रैंक है 5th, या इसकी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू है 5th। ऐसी जे की है 10th, ओ की है 15th, टी की है 20 और वाई की है 25। तो ये आपको याद रखना है इजॉटी। और इजॉटी से आपको ई याद आएगा, ई 5वें पे है, उसके बाद 5 5 बढ़ाने हैं तो 5 10 15 20 और 25। तो ये है इजॉटी। इससे आपको क्या होगा, फॉरवर्ड सीरीज़ में आपको कोई भी अगर लेटर मिलेगा आप उसका निकाल सकते। जैसे मैं के दूंगा कहीं पे तो आपको अंदाज़ा होगा वो जे के बाद आता है, जे और के। तो जे अगर 10 है, के 11 है, तो आपको फिंगर्स पे वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा वो सीधे जाएगा एग्ज़ाम देने, वहाँ पे के अगर आएगा तो वो फिंगर्स पे स्टार्ट करेगा कैलकुलेट करना। वो पहले ABCD पढ़ेगा, ABCDEFGHIJK, तो फिर फिंगर्स पे कैलकुलेट। तो एग्जामिनर को लगेगा शायद ये ज़्यादा ही नेक बंदा है, ये शायद तस्बीह पढ़ रहा है एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को। आप बिल्कुल दिमाग में एक सेकंड में गेस करो कि कौन सा यहाँ पे आएगा। इसके लिए आपको ये इजॉटी जो है वो याद रखना है। तो ये थी आपकी फॉरवर्ड सीरीज़। अब अगर इसी में हमें देखना है बैकवर्ड सीरीज़, तो बैकवर्ड क्या है, जेड से ही वापस आना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या याद रखना है। देखो फॉरवर्ड में ए की रैंक थी 1 और जेड की रैंक थी 26, और इन 26 का मिडल क्या है, एम है, तो एम आता है 13 पे। एम फॉर मिडल आता है ना, वो आप याद रख सकते हो ऐसे, एम फॉर मिडल, तो एम हुआ 13, 26 का हाफ। तो ये थी हमारी फॉरवर्ड सीरीज़। और एम के बाद कौन सा आता है, एन आता है, तो एन की हुई 14। बस आपको ये 4 याद रखने हैं। अब अगर बैकवर्ड सीरीज़ होगी तो बैकवर्ड में जेड आएगा पहले नंबर पे, ए आएगा 26 नंबर पे, और एम और एन भी उल्टे एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बैकवर्ड में एन आएगा 13 पे और एम आएगा 14 पे। तो ऐसे आप बैकवर्ड सीरीज़ को याद रखोगे। तो फिर आपको कैलकुलेट कैसे करना है किसी भी नंबर, किसी भी लेटर की बैकवर्ड पोजीशन, वो मैं आपको बताऊंगा।
देखो उसके लिए एक ट्रिक है। सपोज़ आपको वाई की निकालनी है, आपको नहीं पता वाई की पोजीशन क्या है बैकवर्ड में। फॉरवर्ड में तो पता है इजॉटी में ये आता है लास्ट में, तो 25 होगी। तो बैकवर्ड में अगर सपोज़ आपको कैलकुलेट करनी है इसकी पोजीशन, तो आप क्या करोगे, जिसकी भी पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो वाई है यहाँ पे, इससे आप आगे जाओगे, बैकवर्ड नहीं जाओगे, आगे जाओगे, तो वाई से हम जेड की तरफ जाएंगे। तो कितने हुए, वाई का वैल्यू 1 आएगा, आपके दिमाग में सोचना ये, और जेड का वैल्यू 2 आएगा। तो 2 पोजीशंस आप यहाँ पे फॉरवर्ड चले गए, तो वाई की बैकवर्ड पोजीशन होगी 2। जिस किसी भी लेटर की आपको बैकवर्ड पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो वो आप जाओगे वहाँ से फॉरवर्ड, वहाँ से आगे की तरफ जाओगे। तो वाई की हुई वाई 1 और जेड उसके बाद एक ही आता है, तो वाई एंड जेड मतलब 2, ठीक है। लेकिन अब अगर एम से, मैंने आपको कहा था एम आता है मिडल में, ठीक है। अब अगर एम से कोई पहले ही आएगा, ए से लेके एम तक, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा जेड तक जाना। जेड तो बहुत दूर है इससे, क्योंकि मिडल में आता है। तो इस केस में क्या करोगे आप एम से जेड की तरफ नहीं जाओगे, आप एम से ए की तरफ जाओगे। लेकिन एम को मानना है 14, क्योंकि इसकी आपको पता है बैकवर्ड में पोजीशन है 14, जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि एम की क्या पोजीशन है बैकवर्ड में, ठीक है। ऐसे आप बैकवर्ड सीरीज़ को याद रख सकते हो। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें फॉरवर्ड सीरीज़ पे बेस्ड होंगे, बैकवर्ड सीरीज़ पे बेस्ड होंगे, वो आप देखोगे आगे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड होते हैं। कहीं पे वोवेल्स ही होंगे, बस एक कॉन्सोनेंट होगा, वो अलग आएगा उसमें से। कहीं पे कॉन्सोनेंट्स होंगे, सिर्फ एक वोवेल होगा, वो निकालना है। तो वोवेल कितने इंग्लिश में, 5 वोवेल्स है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 वोवेल्स हैं, बाकी जितने भी सारे हैं 21 वो कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम, स्क्वायर एंड क्यूब। आप कहोगे सर आपने तो ये नंबर सीरीज में बताया, ये अल्फ़ाबेट सीरीज में थोड़ी आएगा, लेकिन आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या करता है, अल्फ़ाबेट्स देता है किसी पोजीशन के हिसाब से, तो फिर वो पोजीशन जो है वो आपको देखना है कि ये किसी का क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है। उस पर बेस्ड भी हम आगे सवाल करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, वोवेल कॉन्सोनेंट है, या फिर बाकी प्राइम, स्क्वायर वगैरह, क्यूब है। तो इसमें प्रायोरिटी आपको याद नहीं रखनी, लेकिन नंबर सीरीज़ में आपको प्रायोरिटी याद रखनी है और आपको उसी हिसाब से चलना है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे वरना आंसर वेरी होगा। तो चलिए सीधा हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, BYFULO एंड QKQ। तो पहले हम इसमें फॉरवर्ड सीरीज़ में अगर देखेंगे, देखो बी कौन से नंबर पे आता है, AB, तो सेकंड रैंक है इसकी। वाई की फॉरवर्ड में क्या है, इजॉटी में आता है ये, तो 25 है इसकी फॉरवर्ड में। और अगर बैकवर्ड में आए हम, बैकवर्ड में इसकी कितनी बनेगी, देखो मैंने आपको बैकवर्ड के लिए ट्रिक बताई कि आप उसी नंबर से कैलकुलेट करोगे और लास्ट तक जाओगे। YZ तो 2 है, तो मतलब बैकवर्ड से भी 2, जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। ऐसी F है, तो F की कितना आएगा, देखो इजॉटी में E आता है पहले, E के बाद F आता है, तो EF 5 + 1 6, F का है 6। अब U का देखना है हमें, मैंने आपको कहा है जो दिया होगा बैकवर्ड में जाने के लिए उसी से आप स्टार्ट करोगे और Z तक जाओगे। तो UVWXYZ, तो ये भी 6 है। तो देखो जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। अब ऐसे ही L और O, तो L कितना है फॉरवर्ड में, JKL, तो J तो 10 था, K एंड L मतलब 12। और O कितना है, O तो इजॉटी में आता है, O 15 पे है। और बैकवर्ड में कितने पे आएगा, देखो आपको मैंने कहा था M की पोजीशन है बैकवर्ड में 14, M के बाद N आता है और O आता है, तो N हुआ 13 और O हुआ 12, तो मतलब O भी आया 12। तो मतलब आपको आंसर पता ही चल गया होगा, आंसर आपका लास्ट पार्ट है। लेकिन चेक करते हैं तब भी इसका J और K। J आपको पता है इजॉटी में J 10 है, तो K कितना हुआ 11 हुआ। और Q किसके बाद आता है, OPQ। देखो O का आपको पता है बैकवर्ड में 12 था, तो P का 11 होगा और Q का 10 होगा। तो देखो यहाँ पे वेरिएशन है हमारी 11 और 10, मतलब ये वाला यहाँ पे ऑड वन आउट है। ऐसे आप याद रखोगे फॉरवर्ड फेस वैल्यू और बैकवर्ड फेस वैल्यू, और इजॉटी आप याद रखोगे फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो याद रखोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे इसने एक एक लेटर दी है अलग से, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि ऑड किसको माने यहाँ पे, BJGS। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इनकी पोजीशंस निकालो।
बी की क्या पोजीशन है 2 है, जे की कितनी है, इजॉटी में आता है तो 10 है। आपको 10 भी यहाँ पे गिनने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके कैलकुलेट करोगे फिंगर्स पे। जब इजॉटी याद होगा तो एकदम से स्ट्राइक होगा। इसके बाद जी है, ई एफ जी, तो ई की 5 है और जी की कितनी हुई 7। और एस की कितनी है, देखो टी की 20 है, टी से पहले आता है एस टी, तो एस की हुई 19। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, देखो लेटर्स से तो कुछ खुद पता नहीं चला, अब हमने उनके वैल्यूज़ निकाले, प्लेस वैल्यूज़ निकाले, तो कुछ नंबर्स आए हमारे पास। अब इन नंबर से क्या पता चलता है हमें, तो नंबर्स में आपको मैंने कहा है आप प्राइम देख सकते हो, स्क्वायर एंड क्यूब्स देख सकते हो, जो भी है वो देख सकते हो। तो हम पहले क्या देखेंगे, यही प्राइम एंड कॉम्पोजिट देखेंगे। अब आपने एक कन्वर्ट की अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी उसको आपने कन्वर्ट किया नंबर सीरीज़ में। तो सपोज़ ये अब हमारा मतलब ये हमारा अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन बचा ही नहीं, बल्कि ये हमारा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया। तो नंबर सीरीज़ तो आपने किया है अच्छे से, आपको ईजिली आना चाहिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखो 2 तो प्राइम है, उसके बाद 10 प्राइम नहीं है, 7 तो प्राइम है, और 19 भी प्राइम है। तो इसका आंसर क्या है, 10 आंसर है। लेकिन 10 तो क्वेश्चन में है नहीं, ये हमने डिराइव किया था कहीं से, कहाँ से डिराइव किया था, जे से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना यहाँ पे, जे, जो कि बी पार्ट है, इसका आंसर है जे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। फिर से ऐसा ही एक सवाल है, DNPY। देखो जब भी अलग अलग से लेटर्स होंगे तो ऐसे तो किसी एक को और आप चूज़ नहीं कर सकते हो, खाली अगर वॉवल होगा कोई तो वो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वॉवल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे वॉवल कॉन्सोनेंट तो है नहीं, ये तो सारे कॉन्सोनेंट्स ही है। तो इसमें आप पोजीशंस इनकी पहले फाइंड आउट करोगे। तो डी की क्या पोजीशन है, 4। एन की कितनी है, MN, तो एन की 14 है। पी, ओ के बाद आता है OP, O 15 है, P है 16। और y कितना है, YZ, y आता है लास्ट में 25 पे। तो ये है यहाँ पे पोजीशंस। अब देखो प्राइम और जो प्राइम लगाओगे आप, प्राइम और कॉम्पोजिट का रूल, वो तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी और ये भी, तो वो रूल ख़त्म। उसके बाद दूसरा क्या आप देखते हो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 14 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे एक नंबर है ऐसा 14 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी 3 किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो यही अलग है यहाँ पे, कौन सा नंबर, 14। लेकिन 14 तो है नहीं, क्योंकि असली हमारी ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, हमने इसके कन्वर्ट किया है नंबर सीरीज़ में। तो 14 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा n, क्योंकि n की ही पोजीशन है 14। ठीक है, तो इसका आंसर आया बी पार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स, अभी तक तो लेटर थी, ये अभी है ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो इसमें क्या देखना है, कोई रिलेशनशिप आपस में होगी इन लेटर्स की, ऐसे रिलेशन होगी इनमें, वो हमें इस्टेब्लिश करनी है। तो ये यहाँ पे NV और उसके बाद है J, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ब्रैकेट बन गया है, J है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो D की पोजीशन कितनी है, D की 4 है, J की कितनी है 10 है, F की कितनी है 6 है। देखो कुछ रिलेशन पता चल रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली रिलेशन दिख रहा है हमें, 4 + 6 तो 10 होता है। तो ये रिलेशन यहाँ पे बना। अब हम देखते हैं कि क्या यही रिलेशन सब में है, तो फिर हमारा जो प्रोसीजर है वो सही है। अगर नहीं है तो फिर हम कोई और रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ऐसा है कि कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा इसमें, ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेशन नहीं होगा, आप कन्फ्यूज़ होते जाओगे एग्जाम में। अब देखते हैं दूसरे में क्या ये रूल ही लागू होता है या कुछ और बनता है। P की पोजीशन कितनी है, O 15 होता है और P हुआ 16, T तो 20 है और D 4 है। देखो रिलेशनशिप फिर से यही बनी, 16 + 4 20। मतलब हमारा जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद KXM, तो K की कितनी है, JK, तो K हुआ 11। X का कितना है, XYZ, तो X की बैकवर्ड में 3 है, Y से पहले 1 आता है। तो Y की अगर 25 है, X की 24 हुई। और उसके बाद M मैंने आपको कहा M मिडिल में आता है, और 26 का मिडिल कितना है, 13 है। तो 11 + 13 कितना हुआ, वो भी 24 ही हुआ। मतलब ये रूल यहाँ पे भी लागू होता है। अब इजीली कह सकते हो आप D पार्ट इसका आंसर है। तो हम वेरीफाई करते हैं वो कैसे बनेगा। N की क्या पोजीशन है, M 13 है, N हुआ 14। उसके बाद VWXYZ, तो V की कितनी हुई 22। उसके बाद J की कितनी है, J तो पता है आपको 10 है,
तो 14 + 10 कितना होना चाहिए था, 24, लेकिन मिडिल में कौन सा आया यहाँ पे, 22, मतलब यही यहाँ पे गलत है। रूल आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया कि क्या रूल इसने यूज़ किया है, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बीम FIMQ, बीम छोटा बीम है ना, वही बीम है यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया है यहाँ पे बीम वाले क्वेश्चन में। हर एक में ऐसे ही होता है कि जब भी आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए होंगे तो कोई ना कोई रिलेशनशिप बनानी है आपको। तो पोजीशंस इनकी फाइंड आउट कर लो। बी की क्या पोजीशन है, 2, ई की इजॉरिटी में 5, आई इजॉरिटी में जे से एक कम आता है तो 9, और उसके बाद एम की 13 मैंने आपको बताई है। तो 4 की रिलेशन है। तो 2 से अगर ये 5 गया, कितने इसने ऐड किए, 3 ऐड किए। 5 से 9 गया तो कितने ऐड किए, 4 ऐड किए। और 9 से 13 ये गया, कितने ऐड किए, 4 ऐड किए। तो देखते हैं अगले इसमें क्या यही क्वेश्चन, यही इक्वेशन हमारी जो हमने बनाई यहाँ पे, क्या यही रूल इसने यूज़ किया है। एफ की क्या पोजीशन है, 6, आई की क्या है, 9। अब आपको जब आप 5-10 प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, आपको ये इजॉरिटी भी फिर बोलना है। आपको सारे पोजीशन जो है ना वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे इनकी। आपको फॉरवर्ड सीरीज़ भी खुद याद होगी, बैकवर्ड भी खुद ही याद होगी। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 5-10 क्वेश्चन ही आप करोगे, उसके बाद याद हो जाएगा। तो एम की कितनी है, 13, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया। क्यू की कितनी है, OPQ, ओ की 15 है तो क्यू की हुई 17। तो पहले क्या किया था हमने ऊपर वाले सवाल में, +3, तो 6 + 3 यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है। 9 प्लस क्या है, 4 है, और 13 + 4 है। मतलब रूल यहाँ पे भी यही रूल है, 3 पहले ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। तो मतलब रूल यहीं पे, यही रूल यहाँ पे लगेगा। अब है LOSY, तो इसमें देखते हैं हम क्या है। देखो L की पोजीशन हमें निकालनी, L की कितनी है, JKL, तो 12 हुई। O तो पता है इजॉरिटी में आता है तो 15 हुई। S T से पहले आता है तो T तो इजॉरिटी में 20 पे है, S हुआ 19 पे। Y है इजॉरिटी में 25 पे। मैं ये बार बार इजॉरिटी क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बोर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपके इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये इजॉरिटी कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में यहीं पे ये सेट हो जाए लेक्चर के दौरान ही। अब हम देखते हैं रूल हमारा। 12 + 3 करना है तो 15 बनेगा, सही है। 15 + 4 तो 19 बनेगा, सही है। 19 + 4 करना है, 19 + 4 कितना हुआ, 23, लेकिन यहाँ पे क्या है, 25। तो इसने +4 नहीं किया है, इसने +6 किया है। मतलब ये जो रूल है यहाँ पे ये वॉयलेट हुआ। इसका आंसर कौन बनेगा, C पार्ट। तो अब D हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है C पार्ट आंसर आया। लेकिन आप खुद ये चेक करोगे कि क्या वो रूल इसमें भी अप्लाई होता है D पार्ट में। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है, वीडियो को पॉज करना 1 सेकंड के लिए, इसमें 1 सेकंड लगेगा, तो ये खुद ही आप फाइंड आउट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, प्लेसेस इनकी फाइंड आउट करते हैं। तो A की पोजीशन क्या है, 1, C की क्या है, 3, Z की क्या है बैकवर्ड में 1, और X की क्या है, XYZ 3। देखो पहले 2 की हम फॉरवर्ड पोजीशन लेते हैं और बाद में 2 की हम बैकवर्ड, इन 2 की फॉरवर्ड और इन 2 की बैकवर्ड। तो मतलब ये रूल हम इसमें चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सब की आप फॉरवर्ड ही लो, वैसे भी आपको पता चलेगा। फिर A की 1 आएगी, Z की 26 आएगी, फिर आपको फिर से करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा एक ही स्टेप में कर लो, ताकि आपका एग्जाम में जो है टाइम वो बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या रिलेशनशिप आई, यहाँ पे देखो पहला वाला है फॉरवर्ड से फर्स्ट, और फिर दूसरा वाला है फॉरवर्ड में कोई पोजीशन 2 छोड़ के। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो बैकवर्ड में इसके साथ मैच होता है, A और Z। जो पोजीशन A की फॉरवर्ड में है वो पोजीशन Z की बैकवर्ड में है, और वो पोजीशन क्या है 1, दोनों 1 नंबर पे आते हैं। बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फ़र्क है। ऐसे ही C 3rd नंबर पे फॉरवर्ड में और X 3rd नंबर में बैकवर्ड पे। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे बना इनका। तो दूसरे में देखते हैं क्या ये रिलेशनशिप फॉलो होता है। तो पहले लिखता हूँ ये 1 3 1 3। तो इन 2 का आपस में था और इन 2 का आपस में था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार। उसके बाद BDYW, B की पोजीशन क्या है, B की तो 2 है, D की क्या है 4 है, दीवार बीच में डाल दी। उसके बाद Y की, Y एंड Z, तो Y की 2 है, और WXYZ 4 है, ठीक है। तो फिर से पहले और थर्ड का सेम रिलेशन और दूसरे और
फोर्थ का सेम रिलेशन, मतलब रूल हमारा जो है वो फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड क्या है, ई है, ई इजॉटी में आता है तो 5 आएगा। जी किस नंबर पे आएगा, EFG, तो जी 7 पे आएगा। तो बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार डाल दी, उसके बाद वी, तो वी किस नंबर पे आएगा, देखो TUV, तो टी के बाद आया 23 पे। हमें लेकिन देखना है बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, जिससे पोजीशन जिसकी फाइंड आउट करनी है उससे आगे जाना है Z तक। तो VWXYZ, तो 5 आई, उसके बाद T है, तो T की पोजीशन तो ऐसे 20 है, लेकिन हमें बैकवर्ड देखना है, तो TUVWXY एंड Z, तो 7 हो गई। तो फिर से रूल फॉलो होता है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। तो मतलब यहाँ पे आंसर है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या हो रहा है वॉयलेट देखते हैं। यहाँ आप होमवर्क करोगे ये वाला पार्ट भी, चलो मैं दिखाई देता हूँ कितना बोझ डालेंगे आप पे, आप थके हुए होंगे स्क्रीन को देख देख के, ठीक है। तो चलो मैं ही कर देता हूँ। सी की क्या पोजीशन है 3, ई की क्या पोजीशन है 5 इजॉटी, उसके बाद बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार डाल दी, उसके बाद UVWXYZ, तो यू की कितनी हुई 6 हुई। देखो यहाँ पे ही वॉयलेट हो रहा है हमारा, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए था। तो एस की कितनी है, एस टी से पहले एक आता है, टी की हमने ऊपर फाइंड आउट की थी 7, तो एस की आएगी 8, तो फिर से वॉयलेट हो रहा है। तो ये वाला रूल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए अगले सवाल में, ये थोड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है वो एक गलती कर देते हैं। पहले आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो थोड़ा, फिर आंसर इसमें निकालना। अगर ये लाइव सेशन होता ना, इसमें और ज़्यादा मज़ा आता, मैं आपकी दिमाग का हाल चाल देखता, ठीक है। 1 मिनट पहले अजान हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप में जो कुछ बंदे, मतलब आप में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जीनियस है, बहुत स्मार्ट है लोग, तो वो तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ बंदे होते हैं जो सुपर से भी ऊपर होते हैं, है ना, वो जो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, उनको हम ओवर स्मार्ट कहते हैं। तो वो क्या कहेंगे इसमें, वो कहेंगे सर ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, ऐसे सवाल थोड़ी हमारे एग्ज़ाम में आने चाहिए, हम तो 1 सेकंड में ये बताएंगे। और वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो चूज़ करेंगे इसको Z को। मैं बोलूँगा क्यों ऐसा किया, बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल ईजी दिख रहा है, यहाँ पे Z है और फिर दूसरा भी Z है, तो दोनों सेम है, बाकी जो भी है उसमें डिफरेंट है। तो ऐसे ओवर स्मार्ट लोग हैं वो दिमाग लगाते हैं। लेकिन एग्जामिनर तो इतना पागल है नहीं कि ऐसे आपका जो विजुअल बेस्ड क्वेश्चन देखा कि चलो आंख से ही देख लो और बताओ, दिमाग जिसमें होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें मंकी को भी ये सामने रखेंगे, बंदर भी बोलेगा कि ये दो सेम है, बंदर भी अपनी उंगली इस पर रखेगा, ठीक है। इतनी इंटेलिजेंस तो उनमें भी होती है। अब उसे करना क्या है, तुम्हारी इंटेलिजेंस देखनी है, तो उसके लिए वो ये सवाल डालेगा एग्जाम में। देखो इसमें कैसे फाइंड आउट करना है। देखो Z जो है, फॉरवर्ड लो या बैकवर्ड लो, बैकवर्ड ही लेंगे क्योंकि Z हम जनरली बैकवर्ड में लेते हैं, वो इजी बनता है हमें। ऐसे फॉरवर्ड में 26 आएगा, फिर उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब बैकवर्ड ही लोगे, ठीक है। तो Z की क्या पोजीशन आती है जब हम लास्ट में से आते हैं बैकवर्ड में से, तो 1 इसकी पोजीशन आती है। उसके बाद फिर से क्या पोजीशन है इसकी, दूसरे Z की, तो 1 है। तो यहाँ पे हमें रूल पता नहीं चला, तो चलते हैं दूसरे पे। F की क्या पोजीशन है, तो देखो F की क्या पोजीशन है। अगर हम फॉरवर्ड में जाएं, पहले F की कितनी पोजीशन है, E के बाद आता है, मतलब F की पोजीशन है 6। तो T की क्या पोजीशन है फिर, अगर हम बैकवर्ड में आए तो T की पोजीशन क्या है, TUVWXY एंड Z, तो T की पोजीशन है 7। ऐसी X और B, तो X की पोजीशन क्या है बैकवर्ड में, अगर हम देखें तो बैकवर्ड में हम देखते हैं X, Y एंड Z, तो 3 है इसकी पोजीशन। और B की क्या पोजीशन है फिर, B की पोजीशन है 1 एंड 2, तो 2 है B की पोजीशन। उसके बाद K की पोजीशन क्या है, JK, तो 11 हुआ। Q की कितनी है, Q की है देखो PQRSTUVWXY एंड Z, तो Q की भी है 11। तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है, देखो अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब देखो सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, अब आपको अभी तक आइडिया नहीं होगा, लेकिन सवाल जो हमारा है वो सॉल्व हो चुका है। जो हमारी F की पोजीशन थी, पहले ही से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले जो हमारी Z की पोजीशन थी वो थी 1, और अगला नंबर क्या था फिर, ये तो बैकवर्ड में था, हमें अब फॉरवर्ड में भी लाना था। पहला नंबर जो है वो क्या था, A था, लेकिन हमने A नहीं लिखा है, हमने Z लिखा है, मतलब हमने A में से -1 पोजीशन की है। A से अगर -1 जाएंगे, A से पहले तो है नहीं, अल्फ़ाबेट्स में माइनस प्लस होता नहीं है, मतलब A से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो वापस हम Z पे पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो ए को हमने -1 किया है तो हम वापस जेड पे पहुँचे। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है पहला जो है। उसके बाद उसके बेस पे हम देखते हैं दूसरे की पोजीशन। अगर पहला हमने फॉरवर्ड लिया, दूसरे का बैकवर्ड लेना है। अगर पहला बैकवर्ड लिया तो दूसरे का फॉरवर्ड लेना है और दूसरे में से फिर -1 करना है। तो देखते हैं सेकंड में क्या ये रूल लागू होगा। तो देखो एफ़ की पोजीशन क्या है यहाँ पे, एफ़ की पोजीशन हमारी फॉरवर्ड में 6 थी। तो फिर दूसरे का रूल क्या था, बैकवर्ड में हम देखेंगे 6 किसकी पोजीशन है। तो 6 है बैकवर्ड में UVWXYZ, तो U की पोजीशन है 6। मैंने आपको कहा है जब आप प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएंगी किसकी क्या पोजीशन है, फिर आपको ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैकवर्ड में U की पोजीशन है 6, तो उसमें से हमें एक जाना है लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ऊपर भी हम एक गए थे लेफ़्ट की तरफ। तो U से एक कम करेंगे, U से पहले क्या आता है, T आता है लेफ़्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, T है, मतलब रूल हमारा ये यहाँ पे लागू होता है। और उसके बाद देखते हैं ये वाला सवाल, x की क्या पोजीशन है, x की 3 है, तो x की बैकवर्ड में 3 है। उसके बाद हमें करना क्या है, फॉरवर्ड में पहले देखना है थर्ड पोजीशन पे कौन है, A B C, तो C की थर्ड है। रूल क्या है फिर, एक उससे लेफ़्ट में जाओ, तो C से पहले कौन आता है, B आता है लेफ़्ट में, तो x और B ये भी सही है। तो फोर्थ में देखते हैं क्या ये रूल लागू होता है। K की पोजीशन क्या है हमारी, K 11 है, तो बैकवर्ड में अगर जाएंगे हम 11, वो कौन आता है हमारा, देखिए वो आता है हमारा, सॉरी Q से अगर हम देखें QVWXYZ, सॉरी QRSTUVWXY एंड Z, तो Q की पोजीशन आती है बैकवर्ड में 10 हमारी। तो 10 से हमें फिर क्या जाना था, लेफ़्ट जाना था। तो उससे पहले लेफ़्ट अगर जाएंगे हम, कौन आएगा यहाँ पे, तो P आता है Q से पहले। तो यहाँ पे लिखना था इसको असल में Q एंड P, लेकिन इस K एंड P, तो इसने क्या लिखा है, K एंड Q। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ। ये जो रूल है फिर हम एक लेफ़्ट में लेते थे, ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाकी क्वेश्चन सारे इजी थे। तो इसमें कभी कभी ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी देखता है, क्योंकि अगर आसान ही देगा तो सब लोग वहाँ पे इजीली आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, लंबा लेक्चर होता है फिर, ठीक है, ओके बाय।